जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं। और मैं अभी तक जैसे कि आप देखते थे कि सभी वीडियो हमारे आते थे, वो भी TWA पर, यानी कि टारगेट विद अंकित पर। तो अब काफ़ी समय से वो वीडियो आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं या फिर वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे वो BPSC 3.0 का हो या फिर करंट अफेयर्स का जो सेशन सुबह 6 बजे चलता था, या फिर आपका पॉलिटी का सेशन हो, तो कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रहे थे। तो उसका कारण क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपको, और साथ-साथ में सारी चीज़ें बताते भी चलेंगे। और अब जो हमारी अगली क्लासें हैं, यानी कि चाहे वो पॉलिटी की क्लास हो या डेली करंट अफेयर्स की क्लास हो, तो सभी क्लासों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बढ़ेंगे आगे और अपने प्रश्नों को पहले कंप्लीट करेंगे। वीडियो के अंत में हम सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देंगे कि अब अगली क्लास कैसे क्या चलेगी और कब किस क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा। बाद बाकी आप भी फीडबैक दीजिएगा लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये जो एसएससी सीरीज हम चलाएंगे, जिसमें से सभी पीवाईक्यू फॉर्मेट, यानी कि जो जैसे एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में या फिर सीपीओ में, एमटीएस में, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए, या फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की, उसमें भी, या फिर एसएससी जीडी में, तो जो भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को कराएंगे। और फिर आप यानी कि कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि आपको किस चीज के लिए या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए, तो इसी हिसाब से हम प्लेलिस्ट को बना करके अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिएगा, पहला प्रश्न पहले पढ़ते हैं और बाद बाकी जो जानकारी है वो वीडियो के अंत में देंगे। बाद बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप दूसरों को शेयर करें तो और भी अच्छी बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लिखा हुआ है, आप निम्नलिखित में से किस महासागर से यहाँ पर रिंग ऑफ फायर को संबद्ध करेंगे। रिंग ऑफ फायर का मतलब जो है आपका अग्नि वलय की पेटी से कहा जाता है। तो ये किस महासागर में आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए है आर्कटिक, फिर है बच्चे आपका अटलांटिक ओशियन, फिर है आपका हिंद महासागर, फिर है आपका प्रशांत। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल ने पूछा हुआ है 2022 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका प्रशांत महासागर, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके भूकंपी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं आपको फिगर में बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी भी यहाँ पर उद्गार होते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्नि वलय की पेटी। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होता है वो यहाँ पर आप जापान ट्रेंच देख रहे होंगे, जापान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। भाई भूकंप जोन आपके, जैसे भारत में अगर कैटेगरी की बात करें तो भूकंप जोन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी को वर्तमान में खत्म कर दिया गया। तो इनकी भी हम लोग चर्चा आगे कर लेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर आपका रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर में और कौन कौन से आपके यहाँ पर देश आते हैं, पहले तो हम बात कर लें। जो रिंग ऑफ फायर है, ये इक्वेटर इसके बीचों बीच से लगभग होकर के गुजरता है आपका। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जापान, ये जापान आपका है 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, जिसमें से निचले वाले जो द्वीप हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। जैसे कि आपका यहाँ पर जापान में जो 4 द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्योंशू और शिकोकू, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बात बाकी आप इस प्रश्न से भली बात अपरिचित तो हो चुके हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करी गई है, और यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर लिखा है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केबुल लामजाओ, या फिर बच्चे आपका बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केबल लामजाओ। जो केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, बाद बाकी देखिएगा, हो सकता है कि हमारी स्पीड आपको थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि मतलब अगर जैसे स्पीड है उसको मैं कम कर लूंगा, या फिर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो वो आप बता सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद बाकी मैं अब जो भी वीडियो आगे से लाऊंगा उनको मैं कोशिश करूंगा कि लाइव वीडियो आपको मैं दे पाऊं। चलिए
तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं। ये जो आपके मतलब क्षेत्र तैर रहे हैं, इसी को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें, ये आपका कहाँ पर है, तो ये मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर है भैया? यह आपका मणिपुर राज्य में है। और दूसरी बात हम आपको यहाँ पर बताएं कि ये किस झील पर है, तो यह आप लोकटक झील, लोकटक, ठीक है, लोकटक झील पर आप इसे देखेंगे। जो लोकटक झील है, यह आपकी पूर्वोत्तर भारत की मीठे व ताजे पानी की झील आपकी देखने को मिलती है। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे कि संपूर्ण भारत की ताजे व मीठे पानी की झील, तो आप बुलर झील बताएंगे। अगर विश्व की बात करेंगे तो आप सुपीरियर झील बताएंगे। और सुपीरियर झील जो है आपकी द ग्रेट लेक का हिस्सा है। किसका? द ग्रेट लेक। और द ग्रेट लेक जो है वो आपकी कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा साझा करती है। हम बात करें, सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। यह आपका उत्तराखंड में बनाया गया था। कौन सा था? तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जिम कार्बेट, है ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। देखिए, प्रश्न को मैं कई तरीके से तोड़ सकता हूं, बता सकता हूं, बाद बाकी आज थोड़ा सा प्रयास ऐसा करेंगे कि हम अपने जितने भी प्रश्न लाए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको थोड़े से कम समय में मैं आपको, यानी कि एक ब्रीफ लेक्चर बनाना चाहता हूं इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसको मैं डिजाइन करके दे पाऊं, है ना। बाद बाकी नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो आएंगे, आपके विधिवत ढंग से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर ये हो चुका है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। अब इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और पहले इसका नाम हिली नेशनल पार्क हुआ करता था। यहाँ पर उत्तराखंड में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आपका यहाँ पर हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलेगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? यानी कि ग्रह का चंद्रमा का मतलब है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी एमटीएस में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो शनि लिखा हुआ है, आपका शुक्र लिखा है, यूरेनस लिखा हुआ है और आपका बृहस्पति लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र का कोई भी चंद्रमा आपका नहीं है ना, शुक्र का कोई भी चंद्रमा आपका नहीं है। तो गुरुजी कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चंद्रमा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, देखो, आपका पहला बुध हो जाएगा, दूसरा शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। ऐसे करके आपके 8 ग्रह हो जाते हैं। अब 8 ग्रहों में आप यहाँ पर एक बेल्ट खींचेंगे, जिसमें से इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड, या फिर इसे यानी कि क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं। तो 4 ग्रह ये हो गए, इन्हें आप पार्थिव ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं। और ये 4 हो गए, इन्हें खोखले ग्रह कहते हैं, जिसमें से पहला बुध है, दूसरा शुक्र है। तो बुध और शुक्र के कोई भी आपके क्या चंद्रमा नहीं होते हैं। बाद बाकी यहां से अगर ग्रहों को स्टार्ट करेंगे तो सभी के आपके यहाँ पर सैटेलाइट या चंद्रमा पाए जाते हैं या मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे शनि के चंद्रमा की अगर हम बात करें तो टाइटन हो जाएगा। टाइटन की एक खासियत भी है कि इसका अपना स्वयं का पर्यावरण या वायुमंडल भी पाया जाता है। हम बात करें अगर बृहस्पति की, तो इसका सबसे बड़ा आपका उपग्रह गैनीमेड है, जो आपका पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका हो जाएगा। पृथ्वी का आपका उपग्रह चंद्रमा मून आप जानते ही हैं। अगर मंगल की बात करें तो फोबोस और डिमोस हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर मैंने विधिवत आपको एक मैप के माध्यम समझाया। ये तो आपका हो गया सन। अब सन के सबसे करीब आपका मरकरी यानी कि आपका बुध हो जाएगा, फिर वीनस हो जाएगा, फिर अर्थ। इसी क्रम में मैंने आपको समझाया भी है। ये मार्स हो जाएगा, ये जुपिटर हो जाएगा, है ना, शनि हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो की खासियत ये है कि इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसकी खोज 1930 में की गई थी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये नेपच्यून का क्या लगा लेता था? अतिक्रमण कर लेता था, इसका चक्कर। बाद बाकी सभी ग्रहों की जो यानी कि खासियत होती है या फिर इनका जो भी पर्टिकुलर, अगर हम ये कहें कि ये किसका चक्कर लगाते हैं, तो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब हरकतें इसकी खराब थी, तो ये क्या करता था? नेपच्यून के चक्कर काट लेता था और कहता था हमने सूर्य का चक्कर लगा लिया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है। भारत कितने भू
भूकंप क्षेत्र यानी कि भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है। ये भी CHSL का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा इसका सही आंसर फटाफट से, है ना। लिखा हुआ है भूकंप के कितने क्षेत्र हैं, तो भारत में भूकंप के 4 जोन में इसको बांटा गया है। कौन कौन से हैं, जैसे आपका सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ये भूकंप के 4 जोन है आपके, है ना। तो और पहला कहाँ गया, तो पहला वर्तमान में खत्म हो चुका है। सबसे कम हानिकारक ये है और सबसे अधिक हानिकारक आपका भूकंप जोन 5 क्षेत्र हो जाएगा। आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि जो टिहरी डैम है, कौन सा डैम है, टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी डैम है जो, ये आपका भूकंप जोन 5 पर बना हुआ है और ये उत्तराखंड में है। तो ये से क्या कहा जाता है, सबसे संवेदनशील बांध ये आपका है। और आप ये बताइएगा कि भूकंप की तीव्रता, जो तीव्रता होती है ये किस में मापी जाती है, कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी की कमेंट देखूंगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें, जो भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। बाद बाकी लाइक वाइक तो आप कर ही देंगे, है ना, इसमें कोई दो राहें नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। तो इसमें इसकी तीव्रता बताइएगा और यहाँ पर ये बताएगा कि भूकंप जोन की जो मापने की इकाई होती है, मापने की जो इकाई होती है, ये किस यानी कि एक तो आपकी तीव्रता किसमें मापी जाएगी, स्केल का नाम बताना है और इसके पैमाने का नाम बताना है, ठीक है। 2 प्रश्न होते हैं, एक तो उसकी इकाई क्या होगी और उस जो यंत्र होगा उसका नाम बताना है। तो 2 चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर बतानी होंगी, ठीक है। तो ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, जो उसमें इकाई होती है उसमें 0 से लेकर के 9 अंक आपके वर्णित होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए, यानी कि जो आपके स्थलीय ग्रह हैं इनकी पहचान। और बाद बाकी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमें इंग्लिश में भी चाहिए प्रश्न, तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। हम कल से प्रयास करेंगे कि इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे साथी हैं जो मतलब इंग्लिश मीडियम के हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं। ये भी प्रश्न CHSL का है, तो आइएगा देखते हैं। लिखा है स्थलीय ग्रह। भैया स्थलीय ग्रह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इस फिगर में। स्थलीय ग्रह आपके ये 4 है, मैंने आपको बताया था ये 4। मैं कलर चेंज कर लूं जरा इसका, हाँ देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये 4 ग्रह स्थलीय हैं और ये 4 ग्रह आपके यानी कि खोखले ग्रह हैं। कैसे हैं, खोखले, खोखले ग्रह। और ये स्थलीय हो गए। गुरुजी स्थलीय का क्या मतलब, यानी कि ये ग्रह ठोस हैं और ये आपके गैसीय ग्रह हैं, यानी कि ये इनका निर्माण गैसों से हुआ है, इनका निर्माण चट्टानों आदि से हुआ है। तो आपके स्थलीय ग्रह 4 और आपके खोखले ग्रह भी 4 होते हैं। इनको डिवाइड करने का कार्य एस्ट्रॉयड बेल्ट करती है और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, जिसमें से लगभग 4,500 आपके एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर स्थलीय ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे बुध आपका स्थलीय ग्रह है, बाद में कि ये आपके खोखले ग्रह हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये CGL में प्रश्न आया हुआ है। तो श्वेत पर्वत की अगर हम बात करें कि श्वेत पर्वत को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर फटाफट से करें कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। फटाफट से सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर करके बताएं। चलिए आंसर देखते हैं। पहला लिखा हुआ है मतलब ओयू, ठीक है। फिर लिखा है मकालू, फिर लिखा है धौलागिरी, फिर लिखा है लोहस्य पर्वत। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों फटाफट से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है धौलागिरी। तो धौलागिरी पर्वत है, इसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है ना। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे हिमालय जो रेंज है यह आपका महान हिमालय है। जो महान हिमालय है यह आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और यह आपका
नामचा नामचा वारवा तक जाता है, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है और यह आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पर्वत हैं और उनमें कौन कौन सी चोटियां इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसी में हम बात करेंगे कि ये नेपाल में इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी 8,848.86 मीटर ऊंची है। यह आप देखेंगे, ठीक है। और यहीं पर आपका सिक्किम में कंचनजंगा है, जो कि 8,598 मीटर ऊंची आपके यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है जी। भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी हिमालय पर। अगर हम बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप केटू गार्डन ऑस्टिन बताएंगे, लेकिन वो ट्रांस हिमालय में कराकोरम रेंज पर आपकी स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, द्वीप देश सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये एमटीएस का प्रश्न है, इसके अनुमानित लंबाई बताएगा। तो देखिएगा, एक तो बात मैं यहाँ पर करूं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत है, ये बन गया आपका दक्षिण भारत। अब इस दक्षिण भारत में ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है, तो तीन तरफ से घिरा हुआ है। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये द्वीप सहित पूछ रहा है। वैसे तो अगर नॉर्मल पूछा जाए तो ये 6100 किलोमीटर है, ये मुख्य भूमि की, ठीक है, ये आपकी तटीय सीमा। लेकिन अंडमान एंड निकोबार जोड़ दिया जाए और यहाँ पर लक्षद्वीप, ये सब जोड़ दिया जाए, तो ये 7,516.6 किलोमीटर निकल के आती है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में भी देखेंगे, ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार वाला भी पॉइंट आपसे रखा गया था। तो ये आपका बिल्कुल क्या हो चुका है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो चुका है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा आपकी यहाँ पर 22,716.6 किलोमीटर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। यह है आपकी सीमा। अगर हम इंडिया के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का 2.42% आपका यहाँ पर क्षेत्रफल देखने को आपको मिल जाएगा, जहां पर भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? यहाँ पर लिखा है रोहतांग सिक्किम, फिर लिखा है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है बोमडिला हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा है लिपुलेख उत्तराखंड। तो ये भी सीजीएल में। अब देखो, सीजीएल का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक अपना लेवल होता है, तो उस हिसाब से अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर पहाड़ी दर्रे की बात करी गई है, तो इसका बच्चा सही आंसर पहले बच्चों फटाफट से बताएगा कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। देखिएगा, तो जोड़ी पहाड़ी दर्रे के यहाँ पर लिखा है, देखो, रोहतांग दर्रा सिक्किम, ये गलत हो जाएगा। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका दिहांग दिफू दर्रा है ना, इस तरीके से ये दर्रे पाए जाते हैं। बोमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड। और यहीं पर आपका माना दर्रा पाया जाता है, नीति दर्रा पाया जाता है। और जब आप उत्तर भारत की इस तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक दर्रा और पाया जाता है, जिसे आप कराकोरम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कराकोरम, ठीक है, कराकोरम दर्रा कहा जाता है इसे। ये कराकोरम रेंज पर ही आपका स्थित दर्रा हो जाएगा, जो भारत और चाइना के बीच में सीमा को साझा करता है। अब जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं, जैसे लेट मीन्स हम बात करें अपने जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जैसे आपका जो जिला हो जाएगा, आपका कौन सा, जो जिला दर्रा हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम जो अभी मैंने आपको बताया, काराकोरम, पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, और आप देखेंगे बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो ये दर्रे सारे जम्मू कश्मीर के आपके हो जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है कि अफगानिस्तान या फिर आप पाकिस्तान और भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा दर्रा पाया जाता है, या विदेशी आक्रमणकारियों के लिए कौन सा दर्रा फेमस था? तो ये खैबर दर्रा आप याद रखिएगा, कौन सा, खैबर दर्रा, ठीक है, यह आप देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है भैया, है ना। तो इस तरीके से इसकी इमेज भी दर्शाई गई है, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलो, लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है?
CHSL का प्रश्न है और ये 2021 का प्रश्न है। हमें वर्षा से बचाता है। भैया इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यह हमें पराबैंगनी किरणों से जो बचाता है, ठीक है? या हमें हिमपात से बचाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत करेंगे। हमें अम्लीय वर्षा से बचाता है, ये भी गलत करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से ओज़ोन परत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूँ एक लाइन में कि जो पहला प्रश्न है पूछता है कि ये किस मंडल में है, ठीक है? तो ये समताप मंडल में है। समताप मंडल में। इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ये डार्शन में, ठीक है? डार्शन एक इकाई होती है, इसमें इसकी मोटाई को मापा जाता है, ठीक है? और जो ओज़ोन परत होती है, ठीक है? ओज़ोन O3 आप जानते ही हैं, है ना? ओज़ोन परत, ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो आपकी अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर पहुँचे, तो जो जीवन है उस पे जैसे स्किन कैंसर है, यानी कि स्किन संबंधी रोग आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ, यहाँ पर देखो दर्शाया गया ओज़ोन लेयर। मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए, देहरादून, जोधपुर, जयपुर या फिर आपका अहमदाबाद। सही आंसर प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से सही आंसर बताने का प्रयास करें इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर भैया क्या है आपका। प्रश्न बहुत ही शानदार लिखा हुआ है ना? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यह है आपका यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 से ही आपके सारे हैं, है ना? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, है ना? देखो कन्फ्यूजन इसमें पैदा नहीं होनी चाहिए कोई भी। मैं अगर आपको दिल्ली के बारे में बात करूँ कि दिल्ली में कौन-कौन से अनुसंधान संस्थान है, तो दिल्ली में देखो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान है, कृषि अनुसंधान संस्थान है, यहीं पर आपका सड़क यानी कि रोड, है ना? सड़क अनुसंधान संस्थान है, यहीं पर आपका हो जाएगा ICMR, ठीक है? और यहाँ पर आपका हो जाएगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पर हो जाएगा आपका NHAI, है ना? इन सब के हेडक्वार्टर या ये सब अनुसंधान संस्थान आपके यहाँ पर बने हुए हैं। ओके, तो ये दिल्ली का आपका यहाँ पर डाटा हो जाएगा। अगर जैसे सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वाराणसी में है आपका। हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में जैसे विश्व अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है, गन्ना अनुसंधान संस्थान है। अगर हम बात करें गन्ना प्रजनन केंद्र की तो जो गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर में है। हम बात करें कानपुर की तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? और आपका शर्करा अनुसंधान संस्थान। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है बताइएगा। देखिएगा बंगाल की खाड़ी आपको कहाँ दिखाई देगी? तो ये रही बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर मीरू द्वीप है, द्वीप या फिर आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय तो अरब सागर में है, ठीक है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन्हें मरकत द्वीप भी कहते हैं, मरकत, ठीक है? मरकत द्वीप भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के टूटने से भी इसका निर्माण होता है, ठीक है? तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में डिवाइड करता है। इसका सबसे उत्तरतम द्वीप आपका कोको आइलैंड है और जो कोको आइलैंड है उस पर अधिकार म्यांमार का है और ये इरावती नदी के मुहाने पर है। और अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार की कि सबसे दक्षिणतम आपका द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रेट निकोबार है जो सुमात्रा से आपका अलग होता है और यहाँ पर ग्रांड चैनल आपका बनता है। इसका सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल पीक चोटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत, है ना? यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है? तो कौन सा पर्वत आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है? यह प्रश्न है आपका और दर्रे से पूछा गया है, ठीक है? ये दर्रा कर लेना आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर नाथुला दर्रा है, पाड़ा लाचा है, बोमडीला है या फिर आपका मंगशाधुरा दर्रा है, ठीक है? तो सही आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर पर बच्चों क्या हो जाएगा, है ना? फटाफट से इसका सही आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह आपका।
चलिएगा देखते हैं, ठीक है? तो नाथुला दर्रा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नाथुला दर्रा किस जगह पर आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो ये आप सही आंसर इसका बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपु लेक, ये 3 दर्रे आपके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि उत्तराखंड में यह आपके दर्रे पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? अब 1 मिनट, ये चला गया, हाँ, उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दिया गया है बाड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ पर है बाड़ा लाचा दर्रा? और बोमडिला दर्रा ये भी नहीं है आपका। यहाँ पर दिया गया है नाथुला दर्रा, है ना? तो यहाँ पर सस्पेंस में मत रहिएगा, इसका आंसर बताइएगा सभी प्यारे साथी। और यह प्रश्न मैं आपको 3 बता चुका हूँ दर्रे। ये प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा, है ना? मैं बाद में देखूंगा इसके आंसर, क्योंकि ये सेशन लाइव तो है नहीं कि मैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट आपकी पढ़ पाऊँ, ठीक है? तो लास्ट में देखूंगा कि किन-किन साथियों ने इसका आंसर किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है ना? वो प्रश्न मैंने आपको यानी कि होमवर्क के लिए मैंने छोड़ रखा है आपके लिए, ठीक है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा और देखिए जिसका आंसर सही होगा उसको मैं 1 हार्ट दे दूँगा, ठीक है? चलिएगा आगे देखते हैं। लिखा है भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से लगती है। बताइएगा असम है, त्रिपुरा है। तो देखो यहाँ पर सीधा सा आंसर आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में शून्य रेखा है। कौन सी है? शून्य रेखा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? ये भी आपका एक प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है? तो इससे भी आप एक बार देख लीजिएगा, है ना? त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। बदबाकी आपका ये पूर्वोत्तर भारत है, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 राज्य हैं और 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर आपका देश है म्यांमार, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य की सीमा आपकी साझा होती है यहाँ पर। अगला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? अब कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित नहीं है, यह है आपको यहाँ पर बताना है ना? कि कौन सी पहाड़ी जो मेघालय में स्थित नहीं है, यह आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों सही आंसर बताइएगा। देखिएगा गारो, खासी, जैंतिया, आप सब जानते हैं तीनों पहाड़ियां कहाँ पर हैं? मेघालय में, मेघालय में, ठीक है? ये इस तरीके से है, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी। अब ये गारो, खासी और जैंतिया ये त्रिकोण आकृति की हैं, तो सबसे ज्यादा ये वर्षा भी करती हैं और मेघालय में ही सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। मेघालय के मानसिंह और चेरापूंजी, मानसिंह में 1100 होगा, है ना? 1100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा, चेरापूंजी में लगभग 970 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है जवादी, है ना? ये जवादी बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। और मैं आपको बता दूं ये थंबनेल बहुत पुराना है, ये 18 मार्च का है। मैंने क्लास स्टार्ट करना चाहा था 18 मार्च से, लेकिन क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो ये जो आपकी क्लास है आपको मिल जाएगी, है ना? डेली हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से एसएससी है, आपका यूपीपी है, आपका बीपीएससी है, आपका यूपीएसआई है। सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होगी डेली करंट अफेयर्स के लिए, है ना? तो जो भी प्यारे साथी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर ले इसको, है ना? चैनल को। और आप अगर नए हैं और अगर आपने वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर करें। और फिर मैं आपको डेली डेली आपको कंटिन्यू यानी कि ये क्लास देने का प्रयास करूंगा, है ना? और सारी चीजें देखो डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि ये हमारी क्लासें क्यों नहीं आ पा रही थी, मैंने आखिर क्यों मतलब लेफ्ट किया जहां पर मैं पढ़ा रहा था, सभी चीजों के हम बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी उसी समय इशू था, तो सारी चीजें बताएंगे आपको। चलिएगा आगे पहले प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है ना? और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो भारतीय सीमा की लंबाई अफगानिस्तान में, आपको एक मैप क्रिएट करके ही सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ में 33 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये है पाकिस्तान। फिर ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर है ये आपका चाइना। चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
यहाँ पर है नेपाल, ठीक है? नेपाल आपकी 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर है भूटान, भूटान आपका 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर है म्यांमार आपका, म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। अब एक देश तो बच ही गया आपका, देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ में 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि आपकी सर्वाधिक सीमा है, ठीक है? जो कि आपकी क्या है? सर्वाधिक सीमा है। तो ये आपको मैंने बता दिया, अफ़गानिस्तान का पूछा गया था, आप तुरंत इसका आंसर करेंगे। कितना आंसर करेंगे? तो यहाँ पर जो आप आंसर करेंगे वो क्या आंसर हो जाएगा? आएगा, फटाफट से देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 106 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। दूधसागर झरना किस राज्य में है? तो ये दूधसागर झरना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह आपका गोवा राज्य में है। किस राज्य में है? यह आपका गोवा राज्य में आपका हो जाएगा, मांडवी नदी के मुहाने पर बना हुआ है, ठीक है? मांडवी नदी, मांडवी नदी, ठीक है? यह आप यहाँ पर देखेंगे, ओके? चलेगा, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही कितना सुंदर व्यू आपको दिखाई दे रहा है ना? मन करता है ऐसे ही जगह घूमने जाएँ, है ना? शादी-वादी हो जाए तो बढ़िया से घूमने जाइएगा बस, है ना? और बीच से देखो ट्रेन भी निकल रही है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। चलो ये आपके प्रश्न थे और हाँ, हम बात करने वाले थे थोड़ा-सा अपनी पहले की क्लास में। देखो पहले जो मैं क्लासें आपको पढ़ाता था, वो टारगेट विद अंकित पर पढ़ाता था, जिसे TWA कहते हैं। अब वहाँ पर छोड़ने की वजह क्या रही कि मैं वहाँ पर कंटिन्यू देखो अपनी सारी क्लासें कर रहा था, ठीक है? लगातार क्लासें कर रहा था। हुआ क्या, एक बीच में हमारी हो गई तबीयत खराब। एक्चुअली क्या था कि जहाँ पे मैं पहले प्रॉपर दिल्ली में रह रहा था, वहाँ से मुझे अपना स्थान चेंज करना पड़ा पढ़ाने की वजह से। जब मैंने स्थान चेंज किया, तो 1-2 महीने तक मतलब ठीक-ठाक चला और इसके बाद में फ़ीवर आने लगा। फ़ीवर इतना बढ़ गया कि मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं क्लास पढ़ा रहा था और मुझे क्लास पढ़ाते समय ही वॉमिटिंग हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, तो फिर मैंने घर की ओर रुख किया और इसके बाद में कई सारे टेस्ट भी कराए और टाइफाइड निकला, उसकी दवा ली। जब तक मैंने अपना मतलब स्वास्थ्य सही किया तब तक वहाँ पर जैसे TWA में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर सर ने कोई दूसरे टीचर को हायर कर लिया। इसके बाद में उसके बाद में शायद उनको मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई या फिर यूँ कहें कि मैंने भी कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके बारे में अब मैं आगे क्या ही कहूँ। और जो भी मेरी वीडियो होंगे वो हम इसी पर लेंगे और बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पर आपकी सभी क्लासें हम कर पाएँ, है ना? और आज ये पहली क्लास है, हो सकता है कि मैं पहली क्लास में जैसे पीपीटी में कोई एरर रहा हो या फिर हम जो क्लास कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत आई हो, तो उन सभी चीज़ों का समाधान हम धीरे-धीरे अपने क्लासों के इम्प्रूवमेंट की ओर आगे ले जाएँगे और आप सभी प्यारे साथी बने रहिएगा मेरे साथ में। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी 1000 पर इसको पहुँचा दीजिएगा और प्रयास करेंगे कि लाइव सेशन आपके साथ में लेकर के आएँ। ठीक है दोस्तों? मुलाकात करेंगे फिर से एक नई क्लास में और आप सभी प्यारे साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, आपसे एक प्रश्न ये भी है कि आपको जो भी मैंने मतलब क्वेश्चन दिए हैं घर के लिए, तो वो आप करिएगा। इसके बाद में आप ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना? तो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ में। सभी को थैंक यू, जय हिंद, राधे-राधे।